नमस्कार मित्रों, अटल अनुसंधान एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में आपने भारत के सामान्य भूगोल के अंतर्गत भारत की सीमा, पड़ोसी देश तथा महत्वपूर्ण जल संधियों के बारे में विस्तार से सीखा था। यदि आपने पिछले वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप भारत की अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मेखलाओं व राजनीतिक इकाइयों के बारे में विस्तार से सीखेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम भारत की अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा की बात करते हैं। दोस्तों, यदि मैं भारत के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा की बात करूं तो इसको मुख्य रूप से 5 मेखलाओं में 5 जोन में बांटा गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहला जोन है उसको आंतरिक जल कहा जाता है। दूसरा जोन प्रादेशिक सागर, तीसरा जोन संलग्न मेखला, इसे अविच्छिन्न मंडल के नाम से भी जानते हैं। और इसके बाद है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। यहाँ पर अन्य आर्थिक क्षेत्र लिखा हुआ है, यहाँ पर आप त्रुटि सुधार करिएगा, यह प्री स्टूडेंट के द्वारा की गई गलती है। और इसके बाद अंतिम है 5वां उच्च सागर। तो इन सभी 5 जोन के बारे में एक एक करके अध्ययन करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये एक डायग्राम दिया हुआ है और इस डायग्राम के माध्यम से सागरी मेखलाओं को अच्छे प्रकार से समझाने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, किसी भी देश के टेढ़े मेढ़े कटे फटे तट को मिलाने वाली रेखा को आधार रेखा यानी बेस लाइन कहा जाता है। और आधार रेखा के जो अंदर का क्षेत्र होता है इसको क्या कहते हैं? आंतरिक जल। तो आंतरिक जल मुख्य भूमि तथा आधार रेखा के बीचों बीच में स्थित होता है। इसमें क्या है, यहां पर आप देख रहे हैं, आंतरिक जल स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य स्थित सागरी जल को आंतरिक जल कहते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं, ये स्थल भाग है और इसके कटे फटे टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली जो रेखा है इसको आधार रेखा कहते हैं। इन दोनों के बीच में आंतरिक जल का विस्तार है। इसके बाद आधार रेखा क्या है? आधार रेखा किसी भी देश के टेढ़े मेढ़े कटे फटे तट को मिलाने वाली कल्पित रेखा होती है। इसमें लैगून व ज्वारनद मुख पाए जाते हैं। तो दोस्तों, जो आंतरिक जल का क्षेत्र है यहाँ पर लैगून्स पाए जाते हैं और ज्वार नदमुख पाए जाते हैं। लैगून्स के बारे में आप जानिए। यहाँ पर समुद्र तट पर ये देखिए, दो तरफ से सागर का निकला हुआ भाग है और जब समुद्री लहरों के द्वारा इस सागरी भाग को, ये भूमि वाले भाग को बंद कर दिया जाता है तो यहाँ पर एक झील का निर्माण होता है जिसको लैगून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैगून झील कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। और ज्वारनद मुख क्या होता है? ज्वारनद मुख जैसे क्या होता है, नदी अपने उद्गम क्षेत्र से आकर के समुद्री क्षेत्र पर, समुद्री भाग पर अपने पानी को गिराती है, विसर्जन करती है, तो वहां पर क्या होता है, डेल्टा का निर्माण होता है। किंतु जहां पर समुद्री लहरें तेज होती हैं वहां पर डेल्टा का निर्माण नहीं हो पाता। जैसे ही समुद्री लहरें सेडिमेंट से लेकर के आती हैं तुरंत सागरी लहरों द्वारा उसको बहा ले जाया जाता है। तो यह एक प्रकार का डेल्टा ही होता है, किंतु डेल्टा बन नहीं पाता है। तो इस क्षेत्र में क्या है, लैगून्स व ज्वारनद मुख पाई जाती है। दोस्तों, इस सीमा पर, इस आंतरिक क्षेत्र पर राज्य का संपूर्ण प्रभुत्व होता है। भारत का मानचित्र आप देखे ही हैं और भारत, जिस प्रकार से भारत की संपूर्ण भूमि पर भारत का अधिकार है, वैसे ही जो भारत का आंतरिक जल क्षेत्र है, आंतरिक सागर है, उस पर भी भारत का संपूर्ण प्रभुत्व होता है। उस पर, इसमें विदेशी जहाज के निर्दोष मार्ग की अनुमति नहीं होती। निर्दोष मार्ग मतलब ये है, इनोसेंट पैसेज,
कि वहां पर ऐसे जहाज भी नहीं आ सकते जो शांति के उद्देश्य से आ रहे हों। जब तक भारत सरकार से अनुमति नहीं ले लेंगे, किसी भी जहाज के आने जाने की अनुमति नहीं होती है। इसके बाद दोस्तों अगला है प्रादेशिक सागर। प्रादेशिक सागर, इसका विस्तार यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसका विस्तार आधार रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी तक होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आधार रेखा है और आधार रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी में एक जोन है जिसको प्रादेशिक सागर कहा जाता है। इसका विस्तार आधार रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी तक है। इस क्षेत्र में जल, सागर नितल एवं आकाश पर तटीय देश का संपूर्ण अधिकार होता है। तो यहाँ पर हम भारत पढ़ा रहे हैं, तो जो प्रादेशिक सागर होता है उस पर भी भारत का सर्वोच्च अधिकार होता है। लेकिन आंतरिक क्षेत्र और प्रादेशिक सागर में अंतर इतना होता है कि आंतरिक क्षेत्र में निर्दोष मार्ग की अनुमति नहीं होती है, किंतु प्रादेशिक सागर में निर्दोष मार्ग की अनुमति होती है। ऐसे जहाज जो शांति के उद्देश्य से आ रहे हैं, वो लड़ाई झगड़े युद्ध के दृष्टिकोण से नहीं आ रहे हैं, उन पर जो है यहाँ से उनको यहाँ से जाने की अनुमति होती है। 12 समुद्री मील की आधार रेखा से 12 समुद्री मील के बीच की दूरी का जो क्षेत्र होता है उसको प्रादेशिक सागर कहते हैं। तो दो जोन के बारे में आपने पढ़ा, पहला है आंतरिक जल और दूसरा है प्रादेशिक सागर। इसके बाद बात करते हैं अविच्छिन्न मंडल की। तो आधार रेखा से 24 समुद्री मील की जो दूरी का क्षेत्र है इसको अविच्छिन्न मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अविच्छिन्न मंडल या फिर संलग्न मेखला। इसका विस्तार आधार रेखा से 24 समुद्री मील की दूरी तक होता है। इस सीमा क्षेत्र में भारत को साफ सफाई, सीमा शुल्क की वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त होता है। यहाँ से कोई भी जहाज गुजरेगा, भारत सरकार उस पर सीमा शुल्क लगाएगी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला जो क्षेत्र है उसको कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या कहते हैं? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में क्या है? आधार रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी का जो क्षेत्र होता है उसको अनन्य आर्थिक क्षेत्र या फिर विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में आप देखेंगे यहाँ पर यह आधार रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान व नए द्वीपों के निर्माण तथा आर्थिक संसाधनों जिसमें मत्स्य, खनन, तेल आदि के विदोहन की छूट होती है। तो इस क्षेत्र में जो भी आर्थिक संसाधन पाए जाएंगे उस पर तटवर्ती देश का यानी भारत का संपूर्ण अधिकार होगा। इसके बाद आता है अंतिम है उच्च सागर। यहाँ पर ये जो 200 समुद्री मील की दूरी है और इसके बाद का जो क्षेत्र पाया जाता है यहाँ पर सभी देशों का बराबर अधिकार होता है। यह संपूर्ण मानव जाति की संपत्ति होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं उच्च सागर, यह सागर का स्वतंत्र भाग है एवं संपूर्ण मानव जाति की संपत्ति है। इसमें सभी देशों का बराबर का अधिकार होता है। तो दोस्तों ये थी भारत की समुद्री मेखलाएं। इनके बारे में मैंने आपको विस्तार से और सरलतम तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। ये एक प्रश्न बार बार पूछा गया है, एक समुद्री मील बराबर कितने किलोमीटर? तो इसका आंसर है 1.8 किलोमीटर। तो इससे संबंधित प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं? पहली बात आपसे पूछा जा सकता है आधार रेखा क्या है? तो इसका आंसर है आधार रेखा किसी भी देश के टेढ़े मेढ़े कटे फटे तट को मिलाने वाली रेखा है। तो आधार रेखा है। ठीक है। फिर इसके बाद पूछा जा सकता है कि क्षेत्रीय सागर आधार रेखा से कितनी दूरी तक स्थित रहता है? तो क्षेत्रीय सागर आधार रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी तक स्थित रहता है। इसके बाद पूछा जा सकता है
अविच्छिन्न मंडल आधार रेखा से कितने समुद्री मील की दूरी तक होता है? तो यह 24 समुद्री मील की दूरी तक होता है। इसके बाद पूछा जा सकता है विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र क्या है? तो आधार रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी का जो क्षेत्र होता है इसको विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र कहते हैं और यहाँ के खनिज संसाधनों पर तटवर्ती देश का अधिकार होता है। इसके बाद उच्च सागर क्या है? 200 समुद्री मील की दूरी के बाहर का जो क्षेत्र है उसको उच्च सागर कहा जाता है। यह संपूर्ण मानव जाति की संपत्ति है और इस पर सभी देशों का बराबरी का अधिकार है। फिर ऐसे पूछा जा सकता है एक समुद्री मील बराबर कितने किलोमीटर? तो 1.8 किलोमीटर। यह प्रश्न बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित मेखलाओं में से कौन सी तट के सर्वाधिक निकट है? पहला है आंतरिक जल, दूसरा क्षेत्रीय सागर, तीसरा अविच्छिन्न मंडल और चौथा है विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। तो आप यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कौन सा तटों के सर्वाधिक निकट है? तो इसका आंसर है आंतरिक जल। या फिर पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तट से दूर है? तो इसका आंसर है विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, यदि उच्च सागर भी ऑप्शन में है तो सबसे बाहरी क्षेत्र उच्च सागर होगा और सबसे आंतरिक क्षेत्र आंतरिक जल होगा। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ए नंबर आंतरिक जल, क्षेत्रीय सागर, अविच्छिन्न मंडल, विशिष्ट आर्थिक मंडल और उच्च सागर। तो ये वाला तो सही है और इस क्रम को, इस सीक्वेंस को तीनों ऑप्शन में गलत कर देगा और सही वाले ऑप्शन को तट से सागर की ओर आपको लगाने के लिए कहेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है आप तट से सागर की ओर रट करके जाते हो और प्रश्न नहीं पढ़ते हो, उसमें पूछ लेता है सागर से तट की ओर क्रम से लगाओ और आपका प्रश्न बड़े ही आराम से गलत हो जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, तट से सागर की ओर पूछ रहा है या फिर सागर से तट की ओर। अब दोस्तों बात करते हैं भारत की राजनीतिक इकाइयों की। भारत की राजनीतिक इकाइयां 1947 में भारत की आज़ादी के बाद ब्रिटिश प्रांतों और 562 देशी रियासतों में बटा था। तो जो ब्रिटिश प्रांत थे वो यहाँ पर एक जो है राज्यपाल होता था, एक गवर्नर होता था और जो रियासतें होती थी ये रजवाड़े थे जिन पर जो है राजाओं का, देशी राजाओं का शासन हुआ करता था। स्वतंत्रता के बाद जब भारत आजाद हुआ तब भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी, क्योंकि भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। तो सभी क्षेत्र के लोगों का कहना था कि हमें भाषा के आधार पर हमारे अलग राज्य को गठित किया जाए। तो इस समस्या के निदान के लिए 27 नवंबर 1948 को एसके धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया और यह बताने के लिए किया गया कि आप बताइए भाषा के आधार पर राज्यों का गठन उचित रहेगा क्या? तो इस आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को ठुकरा दिया और कहा जो राज्यों का पुनर्गठन है वह भौगोलिक आधार पर, आर्थिक आधार पर एवं प्रादेशिक विकास के आधार पर विभाजन होना चाहिए, न कि भाषा के आधार पर। दोस्तों 1948 में जब एसके धर की अध्यक्षता वाली आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को ठुकरा दिया तो इस आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए 1900 यहाँ पर 49 लिखा है, 1900 यहाँ पर सुधार करिएगा, 1948 में जेवीपी समिति मतलब जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एवं पट्टाभी सीतारामैया की 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया और इसने भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को ठुकरा दिया और भौगोलिक, प्रादेशिक एवं विकास के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात इस समिति ने भी कहा। दोस्तों जब इन दोनों एक आयोग और समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को ठुकरा दिया, लेकिन मांग उस समय बहुत ही जोरों से चल रही थी। उस टाइम पे तेलुगु भाषियों के लिए
अलग राज्य की मांग करते हुए 56 दिनों के आमरण अनशन के बाद पोट्टी श्री रामुल्लू की मृत्यु हो जाती है। ये जो है तेलुगु भाषियों के लिए अलग आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की मांग कर रहे थे और धरना करते हुए 56 दिनों में इनकी मृत्यु हो गई। ये बार बार प्रश्न पूछा गया है। कौन थे ये? पोट्टी श्री रामुल्लू की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, जब किसी धरने में कोई प्रदर्शन करते हुए किसी भी व्यक्ति को मृत्यु हो जाती है तो वह धरना और जोर पकड़ लेता है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश रूपी नए राज्य की घोषणा कर दी। आंदोलन तेजी पकड़ रहा था और हिंसक होता चला जा रहा था। इस कारण से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की गठन की घोषणा कर दी। अब जैसे ही यहाँ पर आप देख रहे हैं, आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है जिसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को किया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। और कौन सी भाषा थी? तेलुगु भाषा के आधार पर इसका गठन किया गया था। कब किया गया था? 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था। दोस्तों, जब एक राज्य का गठन कर दिया गया तो मांग और पकड़ने लगी। उन्होंने जो आंदोलनकारी थे विभिन्न राज्यों के, उन्होंने कहा विभिन्न भाषा भाषियों के कि जब तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया जा सकता है तो मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र को अलग कर दिया जाए, गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात को अलग किया जाए, पंजाबी भाषा के आधार पर पंजाब को अलग किया जाए। इस प्रकार से भाषाई आधार पर राज्यों की मांग बहुत ही तेज पकड़ ली। इसके बाद क्या हुआ? 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय, इसमें कौन कौन थे? फजल अली, के.एम. पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में, फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट, गठन कब किया गया? 1953 में, और रिपोर्ट कब सौंपी? 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। इसके आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। तो दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था, तो इसका आंसर है 1953 में। और यदि पूछा जाता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था, तो इसका आंसर है 1956 में। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया और इस अधिनियम के अनुसार 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। तो यह प्रश्न बार बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, पीसीएस, लोअर पीसीएस, आईएएस परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर राज्यों की संख्या कितनी थी? तो 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश भारत में थे। इसके बाद दोस्तों, समय समय पर विभिन्न राज्यों का गठन किया गया। सभी का उल्लेख करना मेरे लिए यहाँ पर उचित नहीं था। ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। लेकिन जो नवगठित राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है, जहां से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, उनको मैंने यहाँ पर नोट करने का प्रयास किया है। तो आइए देखते हैं किस राज्य का गठन कब किया गया। यहाँ पर हम भारत के 26वें राज्य की बात करते हैं। 25 तक आप खुद से पढ़ लीजिएगा। और 26वें राज्य का गठन मध्य प्रदेश से काट करके छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को किया गया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश से काट करके उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को किया गया। इसके बाद बिहार से काट करके झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया। तो अभी तक जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं थी, आप देखेंगे सॉल्व पेपर जो होंगे, ये बार बार ये प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। लेकिन अब इन प्रश्नों के पूछे जाने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी, क्योंकि आयोग को अब नया नया मसाला मिल जाएगा।
तो अब आपसे पूछा जा सकता है कि 29वें राज्य का गठन कब किया गया और 29वां राज्य कौन था। तो आंध्र प्रदेश से काट करके तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को किया गया था। तो आइए थोड़ा सा छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड के बारे में आप जानते ही हैं। भारत के मानचित्र पर आप तेलंगाना का अवलोकन करिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पूरा आंध्र प्रदेश राज्य था, ये पूरा आंध्र प्रदेश था और इस तेलंगाना की बात की जा रही थी। और तेलंगाना का गठन बीजेपी सरकार ने 2 जून 2014 को किया था भारत सरकार के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछा जा सकता है कि 29वां राज्य भारत का कौन सा था और किससे अलग करके बनाया गया था, कब बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की। तो जो भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश पहले से ही थे, लेकिन यहाँ पर 31 अक्टूबर, यहाँ पर त्रुटि सुधार करिएगा, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को डिवाइड करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया, जिसका नाम 8वां केंद्र शासित प्रदेश था जम्मू कश्मीर और 9वां केंद्र शासित प्रदेश था लद्दाख। कौन सा था? लद्दाख। तो यहाँ पर मानचित्र में आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख को देख सकते हैं, नए मैप में आ गया है। ये है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, ये भारत का 8वां केंद्र शासित प्रदेश था। और ये पूरा क्या है? लद्दाख। लद्दाख जो है ये भारत का 9वां केंद्र शासित प्रदेश था। तो इस प्रकार से भारत में 29 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। किंतु 26 जनवरी क्या है? 26, यहाँ पर सुधार करिएगा, 26 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार ने दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव का विलय कर दिया। पहले क्या था? दादरा नगर हवेली, दमन और दीव अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, इनको विलय करके एक कर दिया। तो इस प्रकार से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या घट करके 8 हो गई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ द्वीप आप देखिएगा मैप में, ये यहाँ पर दादरा नगर हवेली है, दमन एवं दीव है। यहाँ पर दमन है, दमन है और यहाँ पर दीव है। और यहाँ पर गुजरात एवं महाराष्ट्र की सीमा पर ये यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसका नाम था दादरा नगर हवेली। इसकी सीमाएं समुद्र को स्पर्श नहीं करती थी, यह स्थल रुद्ध था। तो दोनों छोटे छोटे केंद्र शासित प्रदेश थे, पास पास भी थे, तो दोनों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था अलग से करनी पड़ती थी। इसलिए क्या हुआ, सरकार ने दोनों को मिलाकर के एक कर दिया है। तो इस प्रकार से वर्तमान में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हमने आपको बताया जरूर है 29 राज्य, उसको आपको ध्यान में रखना है, लेकिन 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश ही हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक 8 राज्यों व 1 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलती है। यह प्रश्न बार बार पीसीएस में पूछा गया है, इसको आप याद रखिएगा। इसमें से प्रश्न आपको कंफ्यूज करने वाले भी मिल जाएंगे। जैसे आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, और ऑप्शन में दे देगा 8 राज्य, बी नंबर 9 राज्य, ठीक है, और सी और डी में कुछ भी दे सकता है। तो यदि राज्य कहता है, ध्यान रखिएगा, राज्य कहता है तो आपको 8 में टिक करना है। और यदि केंद्र कहता है उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, तो 8 राज्यों को। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा को स्पर्श करती है, तो इसका आंसर है 1 केंद्र शासित प्रदेश को। यहाँ पर एक भी ऑप्शन में होगा, ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सीमा को स्पर्श करती है, तो इसका आंसर है 9। तो आपको प्रश्न को अच्छी प्रकार से पढ़ना है, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रश्न एक ही है, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, तो इसका आंसर है 8।
उत्तर प्रदेश की सीमा कितने केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा को स्पर्श करती है? तो इसका आंसर है 1। और उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा को स्पर्श करती है? तो इसका आंसर है 9। जैसे प्रश्न पूछा जाए अच्छे प्रकार से आपको पढ़ करके फिर जवाब देना है, जल्दीबाजी नहीं करना है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली कौन कौन से हैं? यहां पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की सीमा को कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं। तो पहला है केंद्र शासित प्रदेश की बात कर लेते हैं, दिल्ली। और राज्यों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार। यहां पर आप देख रहे हैं ये है उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की सीमा देखिएगा किसको किसको स्पर्श करती है। तो यहां पर हम शुरू करते हैं उत्तराखंड से, शुरू करते हैं उत्तराखंड से। ये है उत्तर प्रदेश से काट करके जो बनाया गया है ये उत्तराखंड है। एक उत्तराखंड हो गया, दूसरा हो गया हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश दूसरा हो गया, तीसरा हो गया हरियाणा, चौथा हो गया राजस्थान, पांचवा हो गया मध्य प्रदेश, छठवां हो गया छत्तीसगढ़, सातवां हो गया झारखंड और आठवां हो गया बिहार। और एक केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम दिल्ली है। इस प्रकार से 8 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा स्पर्श करती है। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसको कहते हैं सोनभद्र जिला। यह 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। ये सोनभद्र जिला है। सोनभद्र जिला 4 राज्यों को छूता है। एक है एमपी, मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है, दूसरा सीजी छत्तीसगढ़ की सीमा को, और झारखंड है, तीसरा हो गया, और चौथा क्या है बिहार है। तो पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो इसका नाम है सोनभद्र। इसके बाद दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है एवं सबसे छोटा लक्षद्वीप है। तो इस टाइम पे वर्तमान में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से लद्दाख हो गया है और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की लोकेशन आप देख रहे हैं। मैं बार बार इस मैप को इसलिए दिखाता हूं क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले सभी प्रतियोगी छात्र भूगोल विषय के विद्यार्थी नहीं रहे हैं। तो जीरो से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि किसी भी विषय का विद्यार्थी हो उसको अच्छे प्रकार से भूगोल समझ में आ जाए। इसके बाद अगर मैं जनसंख्या की बात करूं तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं सबसे छोटा लक्षद्वीप है। इसके बाद दोस्तों एक और पॉइंट है, पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में स्थित है। कितने राज्यों में? 3 राज्यों में स्थित है। यूनिक क्वेश्चन है, इसको आप पढ़िएगा। पहला पुडुचेरी, जो मुख्य पुडुचेरी है वह तमिलनाडु में स्थित है। कराईकल भी तमिलनाडु तट पर स्थित है। और यनम आंध्र प्रदेश में है और माहे केरल में है। तो इसको मानचित्र में आप देखेंगे, यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है पुडुचेरी। ये पुडुचेरी है, मुख्य पुडुचेरी, और ये आपका कराईकल है। क्या है? कराईकल। और यहाँ पर क्या है? यनम। क्या नाम है? यनम। और यहाँ पर केरल में है माहे। इस प्रकार से पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों पर स्थित है। तो इस प्रकार से आपसे सुमेलित करने के लिए भी पूछा जा सकता है। पुडुचेरी तमिलनाडु, कराईकल तमिलनाडु, यनम आंध्र प्रदेश और माहे केरल। कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों पर स्थित है? तो इसका आंसर है पुडुचेरी। तो दोस्तों आज की क्लास थी
और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी प्रकार से चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि कोई प्रश्न आपकी समझ में नहीं आता, किसी प्रश्न को लेकर के आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मेरा नंबर है 8543856728, इस पर मैसेज करके आप अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और इस चैनल के माध्यम से निःशुल्क ऑनलाइन कक्षाएं आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।